हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने HS मेंस को टारगेट करने के लिए आपके लिए एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज़ सारथी मेंस, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने बात करी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने की क्यों ज़रूरत है और यहाँ पे कैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप ज़्यादा स्कोर जो है अपने आंसर्स में कर सकते हैं। फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि इसरो के जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो कि रिलेटेड है लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर। तो आपके HS मेंस के अंदर लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि कौन कौन से जो लॉन्च व्हीकल्स हैं अभी तक इसरो के पास हैं और कैसे इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रही है और कैसे धीरे धीरे हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये इवॉल्व किए हैं और अल्टीमेटली हमारे इंडिया की ये प्राइड बन चुके हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस क्वेश्चन के बारे में। तो आपके 2018 में HS के 2018 में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बात करी थी कि इंडिया ने हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें सेल्फ रिलायंस ले चुके हैं, और अल्टीमेटली इन्होंने पूछा था कि कैसे धीरे धीरे लॉन्च व्हीकल्स के अंदर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस इसरो ने डेवलपमेंट की है और धीरे धीरे कैसे इवॉल्व किया है। यही नहीं बल्कि आपको लॉन्च व्हीकल्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ एक्सटेंडेबल लॉन्च व्हीकल, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल एंड व्हाट इज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आने वाले टाइम में हम कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं और कैसे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, या फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, या फिर वो एनर्जी इफेक्टिव हैं, या फिर उनके अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है वो कैसे कैसे हम लॉन्च व्हीकल्स के अंदर धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसरो का जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके एवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में, जिसको हमने सबसे पहले डेवलप किया था और अल्टीमेटली आज भी हम साउंडिंग रॉकेट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं वो हमारे यहाँ पर यूज़ होते थे, जो कि थुम्बा स्टेशन से यूज़ होते थे। दैट इज़ द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट स्टेशन जो है वो सबसे पहले यहाँ पे हमने साउंडिंग रॉकेट्स से जो पेलोड है उनको एक तरह से लॉन्च करना शुरू किया। लेकिन जो आपके साउंडिंग रॉकेट्स हैं वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रोबिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद अगर मैं साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में बाद की बात करूँ तो धीरे धीरे हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि हमारी स्पेस की अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर बनाए गए। तो सबसे पहले आया हमारा SLV, दैट इज़ अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर इसको हम SLV-3 के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद हमने मूव किया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड आपके जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, या फिर Mark 2 हो गया, या फिर Mark 3 हो गया, फिर आपके आगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो धीरे धीरे कैसे हमने एवोल्यूशन किया और आने वाले टाइम के अंदर हम कैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो हैं या फिर स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर बेस्ड जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको धीरे धीरे कैसे यूज़ करेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि कैसे जो इसरो हैं उनके जो लॉन्चर्स हैं या फिर उनके जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। अब हम थोड़ा सा इसके और डेप्थ में बात कर लेते हैं कि कैसे इन लॉन्चर्स के अंदर जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ फ्यूल है वो कैसे चेंज होती गई। पहले हम सिर्फ सॉलिड स्टेजेस को यूज़ करते थे इन लॉन्च व्हीकल्स के अंदर, धीरे धीरे हम यहाँ पे लिक्विड फ्यूल की तरफ मूव करने लगे और अल्टीमेटली GSLV Mark 3 के अंदर या फिर Mark 2 के अंदर हमने क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारी जो अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर यहाँ पे अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो ऑर्बिट्स हैं आपको
देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक आपको इतनी दूरी पर जो ऑर्बिट देखने को मिलेगी दैट इज़ द लो अर्थ ऑर्बिट। और ज़्यादातर आपकी जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर ऐसी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है जो कि आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हों यहाँ पे, या फिर आपकी मैपिंग की सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में, जो कि आपको 10,000 से लेके 50,000 किलोमीटर तक की दूरी पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको जीपीएस सिस्टम जो है, जो कि नेविगेशन सिस्टम है, जो कि आप डेली बेसिस पे गूगल की सर्विसेज वगैरह को यूज़ करते हैं, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट से ही अलग अलग जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, जो कि हमारी अर्थ से 35,000 या फिर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और जो भी सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करी जाती हैं उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी पोलर ऑर्बिट्स। तो बेसिकली अगर हमारी अर्थ के नॉर्थ टू साउथ पोल कोई भी ऑर्बिट जो है वो यहाँ पे रोटेट करती है तो उसको हम पोलर ऑर्बिट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। और जब भी हमारी कोई भी सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करी जाती है दैट मीन्स ये ऐसी सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ को नॉर्थ टू साउथ जो है वो मैप करने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सन सिंक्रोनस एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। जियो से जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि ये अर्थ से 35,000 और 36,000 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जो सैटेलाइट है उसकी जो मूवमेंट है वो सन के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज्ड रहती है। दैट मीन्स यहाँ पे सन जो है किस टाइम पे ये सैटेलाइट डे टाइम पे कौन सी अर्थ के रीजन से गुजरेगी तो उस टाइम से ये सिंक्रोनाइज रहती है। इन द सेम वे अगर आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को देखेंगे तो ये एक ऐसी पोलर ऑर्बिट है जिसमें जो भी जब सैटेलाइट घूमती है तो वो अगेन सन के लाइट से यहाँ पर सिंक्रोनाइज रहती है। दैट मीन्स सन के किस टाइम पे अगर 4 बजे से कोई भी सैटेलाइट यहाँ से निकलेगी तो नेक्स्ट टाइम भी 4 बजे वो सेम जगह से ही गुजरने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अर्थ ऑर्बिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये सबसे पहला लॉन्च व्हीकल है जो कि हमारी स्पेस के अंदर अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो ने बनाया था। तो ये जो आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है ये लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी पेलोड को यहाँ पर रिलीज कर देता है और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पेलोड है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस लॉन्च व्हीकल के अंदर जितनी भी यहाँ पे स्टेजेस ऑफ फ्यूल को यूज़ किया गया है, चाहे 2 यूज़ करी गई है चाहे 3 यूज़ करी गई है, ये सारी की सारी सॉलिड फ्यूल के ऊपर बेस्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जब 1979 में इसरो ने इसकी फ्लाइट टेस्ट किया था तो उस टाइम पे ये पार्शली अनसक्सेसफुल था। दैट मीन्स यहाँ पे सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में लॉन्च करना था वो यहाँ पर नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे इसके बाद और फ्लाइट टेस्ट जो हैं उनको कंडक्ट करवाया गया और अल्टीमेटली 1980s में जो SLV है यहाँ से जो फ्लाइट टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया और अल्टीमेटली जो रोहिणी सैटेलाइट है वो यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर दी गई। और इससे ही इंडिया जो है एक एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ थी जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से एफिशिएंट हो चुकी थी या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था स्पेस के अंदर यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। तो अल्टीमेटली इस एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर इंडिया भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया 1980s में। धीरे धीरे जो SLV है उसने हमारे एडवांस जो लॉन्च व्हीकल है उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। फिर हम बात कर लेते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो ने इससे 4 फ्लाइट टेस्ट किए, जिसमें से जो पहले 2 फ्लाइट टेस्ट हैं वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन बाकी के जो फ्लाइट टेस्ट हैं जो कि अगेन आपकी रोहिणी सैटेलाइट की ही एक्सटेंडेड वर्जन सैटेलाइट्स थी, तो ये यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जाकर लॉन्च हो गई और अल्टीमेटली ये एक सक्सेसफुल मिशन था। फिर बात कर लेते हैं कि जो ASLV है वो SLV से डिफरेंट कैसे है। पहली बात तो यहाँ पे आपको पेलोड का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो SLV है वो 40 किलो की जो सैटेलाइट है सिर्फ उसको ही लॉन्च कर पा रहा था, लेकिन जो ASLV है वो 150 किलो की सैटेलाइट को या फिर पेलोड को यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। इवन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो हैं, अगेन यहाँ पे कुछ बूस्टर्स लगा दिए जाते हैं एक लॉन्च व्हीकल के अंदर ताकि यहाँ पे ये जो लॉन्च व्हीकल है वो ज़्यादा दूर तक जा सके। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इंक्लूड कर दिए और इवन यहाँ पे जो पेलोड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल के बारे में, दैट इज
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है वो इसरो का सबसे ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट लॉन्च व्हीकल है। अगर मैं इस लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करूं तो अपने लॉन्च व्हीकल की जनरेशन में ये 3rd जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल है और सबसे पहली बार इस लॉन्च व्हीकल के अंदर आपको लिक्विड फ्यूल जो है ये यूज़ करता हुआ नजर आया। लिक्विड फ्यूल के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको SLV और ASLV के अंदर बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल को ही यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर अगर मैं PSLV के बारे में बात करूं, जो कि यहाँ पर एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल का मतलब है कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो 4 स्टेजेस पे लगाया गया है। एक आपको लिक्विड स्टेज देखने को मिलेगा, फिर आपको सॉलिड स्टेज देखने को मिलेगा, फिर अगेन आपको लिक्विड स्टेज देखने को मिलेगा और अगेन आपको जो सॉलिड स्टेज फ्यूल है ये देखने को मिलेगा, जिसके साथ यहाँ पे स्ट्रैप ऑन जो बूस्टर्स हैं उनको लगाया गया है ताकि यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा अपथर्स्ट जो है इस लॉन्च व्हीकल को प्रोवाइड किया जा सके और अल्टीमेटली ये ज़्यादा दूरी जो है उसको ट्रैवल कर सके। इसके अलावा आपको PSLV के और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले इसमें सॉलिड और जो लिक्विड फ्यूल है इसको यूज़ किया गया। फिर अगर मैं बात करूँ पेलोड के बारे में तो यहाँ पे 1500 से लेके 2000 किलो का जो पेलोड है वो यहाँ पे PSLV से लॉन्च किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जा सकता है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट मीन्स यहाँ पे पोलर ऑर्बिट्स के अंदर भी किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है PSLV के द्वारा। और इवन यहाँ पे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर भी सैटेलाइट्स को PSLV के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंस देखने को मिलता है। वो डिफरेंस ये है कि जितनी नज़दीक कोई ऑर्बिट होती है तो उतनी ऑर्बिट के अंदर हम ज़्यादा पेलोड जो है वो PSLV से पहुँचा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी और ज़्यादा दूर होती रहती है तो उसकी वजह से जो पेलोड है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ता है। इवन यहाँ पे आपको PSLV के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं ये भी कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोर अलोन वेरिएंट हो गया। जो कोर अलोन वेरिएंट हो गया तो उसके अंदर जो आपके स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं उनको नहीं यूज़ किया जा सकता। इवन आपको एक्सेल वेरिएंट हो गया, अलग अलग और भी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ कि हमारे और ऐसे कौन कौन से सक्सेसफुल मिशंस हैं तो वो ज़्यादातर आपके PSLV से ही कंडक्ट करवाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो चंद्रयान जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि 2008 में यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया था, इसको भी PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। फिर हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था तो इसको भी हमने PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया दिया था। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि अर्थ से मार्स जो है वो कितनी दूरी पर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है और अल्टीमेटली इतनी दूर भी PSLV जो है वो यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। लेकिन डिफरेंस मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया कि जितनी दूर किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो यहाँ पे जो पेलोड है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। इवन अगर मैं बात करूं कि हमारा जो नाविक सिस्टम है दैट इज़ इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन जो सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम है हमारा, वो भी हमने PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने कई सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर डाला है और कई जो सैटेलाइट्स हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर डाला है ताकि यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेविगेशन जो है उसको किया जा सके। इवन अगर मैं आपको बताऊँ कि PSLV जो है अभी तक उन्होंने 55 मिशन को लॉन्च कर दिया है और इस 55 मिशन में से सिर्फ 2 मिशंस ही अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितना ज़्यादा वर्सेटाइल है। इवन इसी वजह से जो PSLV है उसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं PSLV के 56th मिशन के बारे में जो कि अभी शेड्यूल्ड है, जो कि यहाँ पे 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी आपका PSLV C54 वेरिएंट से ही लॉन्च किया जाएगा जो कि आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 मिशन है। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो PSLV है उसको अलग अलग सैटेलाइट, चाहे वो नेविगेशन सैटेलाइट होगी, चाहे वो अलग अलग प्लैनेट इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन हो गया, चाहे वो यहाँ पर लूनर मिशन हो गया, इवन यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन हो गया, तो इन सारे मिशन को हम PSLV के द्वारा यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। डिफरेंस मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, मास का, आपके वेट का और यहाँ पे ऑर्बिट के डिस्टेंस का डिफरेंस रहता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GSLV Mark II के बारे में। GSLV है आपका जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो धीरे धीरे जैसे PSLV था जो कि 4 स्टेज था, अब यहाँ पे जो GSLV है ना उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और ये टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो फ्यूल को यूज किया जाएगा जो कि अल्टीमेटली कंबस्ट करेंगे
एक दूसरे के साथ मिलकर। तो ये जो फ्यूल है उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली अलग अलग चैम्बर्स में इन फ्यूल को स्टोर किया जाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो लॉन्च व्हीकल है जैसे जैसे स्पेस में जाता जाएगा तो धीरे धीरे वो जो चैम्बर्स है उसमें से जो फ्यूल्स हैं एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो अल्टीमेटली इस लॉन्च व्हीकल को यहाँ पे प्रोपल्शन प्रोवाइड करने के लिए ये जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ फ्यूल हैं इनको यूज़ किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो GSLV Mark 3 है वो एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल का मतलब है कि इसके अंदर 3 स्टेजेस में फ्यूल को यूज़ किया गया है। तो एक, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो अपर स्टेज है वो क्रायोजेनिक की है। फिर नेक्स्ट इसका विकास इंजन है जो कि अगेन एक लिक्विड स्टेज फ्यूल है। फिर लास्ट आ जाता है आपका सॉलिड स्टेज फ्यूल, जिसके अंदर जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं वो यहाँ पर लिक्विड की यूज़ करी गई है। जैसा कि हमने पिछले जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के बारे में बात करी थी, तो सॉलिड इंजन के साथ सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स की हमने यूज़ किया था। यहाँ पर हम जो लास्ट स्टेज है GSLV Mark 2 के अंदर, वो सॉलिड इंजन के साथ हम लिक्विड जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं कि GSLV Mark 3 जो है वो कौन कौन सी ऑर्बिट्स में यहाँ पे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, तो चाहे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, चाहे वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, या फिर आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो, तो वहाँ तक ये जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकता है। इवन यहाँ पे जो सैटेलाइट का मास है, जो वेट है, वो भी इंक्रीज कर गया है। दैट मीन्स यहाँ पे 2000 किलो से ज़्यादा की जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे आप अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि रिसेंटली हमारा जो GSLV Mark 2 है, इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन 3 को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये जो मिशन है ये अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर जब मिशन को लॉन्च किया जा रहा था तो अल्टीमेटली जो एक स्टेज है उसके जो फ्यूल है वो लीक कर गया था। तो दैट मीन्स लॉन्च होने से पहले ही ये जो मिशन है ये अनसक्सेसफुल हो गया था। तो क्योंकि न्यूज़ में था तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल के बारे में, दैट इज जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, जिसको हम LMV Mark 3 के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे अलग अलग जो है नाम देख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि GSLV Mark 2 और Mark 3 में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुछ और डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये भी एक 3 स्टेज इंजन ही है, जिसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज़ किया गया है, फिर लिक्विड विकास इंजन को यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे सॉलिड स्टेज को यूज़ किया गया है। इवन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके सॉलिड बूस्टर्स हैं, यहाँ पे जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू GSLV Mark 2। इवन अगर मैं GSLV Mark 3 के पेलोड मास के बारे में बात करूं, तो जैसे कि GSLV Mark 2 से यहाँ पे 2200 किलो का जो मास है वो उतनी सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते थे। GSLV Mark 3 के अंदर हम 4000 किलो की जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है उसको यूज़ किया गया है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड बूस्टर्स जो हैं उनको यूज़ किया गया है, क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ किया गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि क्या GSLV Mark 3 से अभी तक किसी मिशन को किया गया है, तो यहाँ पे आपको 5 मिशंस जो हैं ये देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका चंद्रयान 2 भी है, जिसके अंदर हमने ऑर्बिटर, लैंडर और जो रोवर है वो यहाँ पर मून पे ले जाने की बात करी गई थी। तो इस मिशन के अंदर आपको देखने को मिला होगा कि जो ऑर्बिटर है वो तो अपने ऑर्बिट के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो लैंडर है, जो आपका रोवर है, उनकी यहाँ पे क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो खत्म हो गए थे। फिर अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा भी रिसेंटली 23 अक्टूबर को GSLV Mark 3 से एक मिशन को लॉन्च किया गया है, दैट इज OneWeb Generation 1 सैटेलाइट। इवन यहाँ पे कुछ और सैटेलाइट्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन GSAT सैटेलाइट्स होगी, तो उनको भी GSLV Mark 3 के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको GSLV Mark 3 और Mark 2 का जो डिफरेंस है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि छोटी छोटी सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आजकल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो भी माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स या फिर जो क्यूब सैट्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। तो इन छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इतने बड़े बड़े जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं ये देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की स्टेजेस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस जो हैं आपको देखने को मिलेगी, और तीनों की तीनों स्टेजेस के अंदर यहाँ पे सॉलिड फ्यूल को यूज़ किया गया है। इवन आपको लास्ट में एक लिक्विड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल जो है ये भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इसको अपथर्स्ट
प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली ये इस पूरी सैटेलाइट से, इस पूरे लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाता है। तो रिसेंटली जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अगस्त 7 को यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन 2 जो है इसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन 2 की जो यहाँ पे पेलोड था वो बहुत ज़्यादा कम था, या फिर वो 500 किलो के अंडर जो है वो लाई करता था। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम 500 किलो की जो सैटेलाइट है या तो उसको लॉन्च कर सकते हैं, या फिर वो 500 किलोमीटर की दूरी पर हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहता है। इवन यहाँ पे इसका जो आपको टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि एक लॉन्च व्हीकल जो है, अगर उससे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है तो उस प्लेटफॉर्म को दोबारा से तैयार करने के लिए, ताकि यहाँ पे नेक्स्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाए, तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम जो है आपको SSLV का बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। आपने ध्यान देना है कि जो सबसे पहले मैंने आपको लॉन्च व्हीकल करवाया था दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस जो है ये पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए जो इसरो प्रेजेंट टाइम में जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको यूज करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन से ऐसे लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनको यूज किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो इसरो ने अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उसकी फ्लाइट टेस्ट किया था 2016 के अंदर, लेकिन इसका सिर्फ फ्लाइट टेस्ट ही हुआ था। उसके बाद एज सच इससे ना तो कोई सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और मे बी इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हूँ, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ में है आपको देखने को नहीं मिला। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं वो एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल से कैसे डिफरेंट रहते हैं। तो अगर मैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करूं तो नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं जिनको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, या फिर दोबारा यूज किया जा सकता है अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। अब दोबारा से यूज क्यों करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक लॉन्च व्हीकल को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसमें अलग अलग स्टेजेस को यूज़ किया जाता है, उसमें अलग अलग फ्यूल की स्टेजेस को यूज किया जाता है। तो दैट मीन्स कितनी ज्यादा एनर्जी और कॉस्ट लग रही है। तो उन सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए ऐसे लॉन्च व्हीकल को तैयार करने की जरूरत है जो कि दोबारा रीयूज हो सके। दैट मीन्स यहाँ पे जो पेलोड है उसको तो अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिलीज कर दे, लेकिन जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो दोबारा से रीयूज हो सके। तो दैट मीन्स इसीलिए जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हैं उनके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसके अंदर लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे उसके जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो रीयूजेबल होने चाहिए, या फिर ये जो लॉन्च व्हीकल है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर हमारी अर्थ के अंदर री एंट्री कर सके, ताकि हम दोबारा से इस लॉन्च व्हीकल को यूज कर सके नेक्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे इवन आपको और भी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं इसके देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अर्थ में दोबारा से एंटर कर जाता है, या फिर कॉस्ट और एनर्जी को कट डाउन करता है, या फिर स्पेस डेब्रिस को भी रिड्यूस करता है। अब कोई भी हम जब लॉन्च व्हीकल रिलीज करते हैं या फिर लॉन्च करते हैं तो अल्टीमेटली स्पेस में वो एक डेब्रिस की तरह बन जाता है, लेकिन जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। तो दैट मीन्स ये स्पेस डेब्रिस में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये था आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसके आपको बेनिफिट्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए, और इवन ये भी पता होना चाहिए कि क्या अब तक इसरो ने कोई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का फ्लाइट टेस्ट किया है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ऐसे लॉन्च व्हीकल्स इस सिस्टम के ऊपर या फिर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो लॉन्च व्हीकल्स हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये है स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो अगेन यहाँ पे इसरो ने 2016 के अंदर स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो लॉन्च व्हीकल है इसका फ्लाइट टेस्ट किया था। अभी तक इसके रिगार्डिंग या फिर इससे हमने कोई भी जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लॉन्च व्हीकल के अंदर अलग अलग जो फ्यूल है, चाहे सॉलिड फ्यूल है चाहे लिक्विड फ्यूल है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर दो फ्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है हाइड्रोजन फ्यूल और एक है ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पर कंबशन होती है, जिससे कि किसी भी लॉन्च व्हीकल को यहाँ पर अपथर्स्ट मिलता है। तो यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल तो ऐड कर दिया गया, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नेचुरल ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा जो कि एटमॉस्फेयर से आने वाली है।
तो यहाँ पर जो आपका स्क्रैमजेट इंजन है उसको इतने ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर भेजा जाएगा, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड भी हो सकती है, जो कि साउंड की स्पीड से 6 या 8 गुना ज़्यादा होती है, या फिर ये सुपरसोनिक स्पीड भी हो सकती है। तो दैट मीन्स हमने इस इंजन को इतनी ज़्यादा स्पीड से भेजा जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन के एटम्स थे, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, वो इस एयर प्रोपल्शन सिस्टम से इतनी तेज़ी से गुजरेंगे कि ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके कंबशन क्रिएट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को अलग से फ्यूल के वे में प्रोवाइड नहीं किया है, हमने एटमॉस्फेयर से आने वाली जो ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन को यहाँ पर यूज किया है। अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी कॉस्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि अलग से हमने ऑक्सीजन फ्यूल डालने के लिए यहाँ पे अलग से कॉस्टिंग जो है हमें नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको आने वाले टाइम में लॉन्च व्हीकल्स के अंदर भी यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक लॉन्च व्हीकल्स का जो एवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, इसके बारे में समझ में आया होगा। रिसेंटली इसरो कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स को यूज करता है, कौन सा सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है, रिलायबल है, और कौन कौन से लॉन्च व्हीकल के अंदर कितने सॉलिड स्टेज, कितने लिक्विड स्टेज या फिर कितना स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। इवन कौन कौन सी ऑर्बिट्स के अंदर लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है। तो आपका घर के लिए जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा जो कि HAS मेंस 2018 में आया है। आपने जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई है आपने उसको लिखने की कोशिश करनी है, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और अपना जो आंसर है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। आपकी जो कॉपीज़ हैं उनको इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं या फिर आप कैसे और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आंसर के अंदर और ज़्यादा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।